जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला है रोज़ा और सेहत का, और हमारे साथ मौजूद हैं आज एक और बहुत अच्छी सी मेहमान हैं जो कि डॉक्टर फिजियोथेरेपी भी हैं, साथ साथ मास्टर्स कर रही हैं, नौरीन रिजवी। डॉक्टर नौरीन रिजवी को हम खुश आमदीद करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा कौसर अली, नातख़्वा हैं, सनाख़्वा हैं, रोज़ाना हमारे साथ क़सीदा बुर्द शरीफ में मौजूद होती हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम वक्फ़े से जो है ना नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करते रहेंगे। इस वक्त नौरीन रिज़वी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नौरीन, मुझे बताइएगा कि ये जो यानी फ़िज़ियोथेरेपी होती है, इसको ज़्यादातर ये समझते हैं फ़िज़ियोथेरेपी शायद सिर्फ मसल्स के लिए है या जॉइंट्स के लिए है। मुझे ये बताइएगा कि ऐसे लोग जो खांसी या जिनको सांस के मसले मसाइल होते हैं और किसी वजह से ऐसे सिगरेट नोशी करने वाले लोग जो हैं उनसे अपना बलगम नहीं निकाला जाता, तो क्या ऐसी सूरत में भी फिजियोथेरेपी होती है कि जैसे चेस्ट की फिजियोथेरेपी या लंग्स की फिजियोथेरेपी कहें? बिल्कुल होती है कि फिजियो बेसिकली रिहैब। अब आप किसी तकलीफ़ के साथ आएँ या आप फ्रैक्चर के साथ आएँ, ठीक है, तो अब रिहैब, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं वो बेड रिडन हैं, अब वो चल नहीं सकते, तो उनकी रिहैब मतलब उनको दोबारा से सिखाना, उठाना, बिठाना। तो आपने चेस्ट की बात की, तो हर आपने बोला ना सिर्फ मस्कुलर होती है, नहीं, फिजियोथेरेपी इटसेल्फ एक समझे बेसिक है, सही। उसके बहुत सारी सब डिवीजन्स हैं, बहुत सारी उसकी स्पेशलिटीज़ हैं। तो इस तरह जो आपने चेस्ट की बात की, अगर आपको याद हो प्रीवियस कोविड में जब डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे तो वहाँ पे फिजियोज़ ने रोल प्ले किया था, और मोस्टली जो डेथ रेट था वो फिजियो डॉक्टर ही का था, बिकॉज वो उसे उठा के मोबाइल करवा रहे थे, चला रहे थे। चेस्ट फिजियो जो है वो बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया था कोविड में भी, और वैसे भी जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं या जो CP चाइल्ड्स होते हैं या जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं जिनको नहीं पता कि हमें कफिंग करनी है, हफिंग करनी है, तो वहाँ पे हमारी चेस्ट फिजियो जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा, स्मोकिंग की जो आपने बात की ना, तो वो तो एक लंग डैमेज हो गया है, लंग डैमेज हो जाता है। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर उस लेवल पे पूछ रहे हैं ना आप, नहीं, तो सीलिया डैमेज हो जाते हैं। वो जो सीलिया होते हैं ना ब्रोंकस में, जो ब्रोंकाई में जो कि कंटिन्यूसली मूवमेंट चलती रहती है लंग्स में, जो आपका म्यूकस होता है वो ऊपर आता रहता है। जब हम करते हैं ना तो ये दरअसल हमारा म्यूकस होता है जो आके हमारे हलक में गिरता है। मैं आम टर्मिनोलॉजी, मतलब हमें लोग देख रहे हैं ना, तो मैं कोशिश ये करती हूँ, हमारे टीचर्स भी देखे, आप जितना लेमैन टर्म्स, तो वो सीलिया और ये तो बहुत डेप्थ हो गई ना, तो मैं आपको एक लेमैन टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ। बेसिकली लंग डैमेज हो गया, मतलब एक सुपरफिशियली आम आदमी को समझ आ जाए आराम से ना, तो अब लंग डैमेज हो गया, तो उसके लिए हमें मेडिकेशन प्लस चेस्ट फिजियो, हमें मेडिकेशन प्लस चेस्ट, हाँ, डॉक्टर के पास भी जाना होगा अगर उसको छुटवाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक रिहैब अलग नेबुलाइज भी करते हैं। हाँ, नेबुलाइजेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और नॉर्मल सेलाइन से खाली पानी की नेबुलाइजेशन भी होती है, स्टीम जैसी होती है। डिपेंड करता है कि कितना लंग डैमेज है, कितना म्यूकस है, आपको वेंटोलिन देना है, एटम्स, बच्चों को एटम्स प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो फिर आपको वेंटोलिन के साथ किया जाता है, नॉर्मल सेलाइन के साथ ना। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन पेशेंट्स कंडीशन कि वो कितनी वर्स्ट है या कितना इनिशियल है। फिजियो की जाती है, फिजियो ही, हाँ, फिजियो ही की जाती है। और फिजियो जो है ना वो एक मिथ है कि जस्ट हमें वेट लूज करना है, एक्सरसाइज है, नहीं, इट्स अ रिहैबिलिटेशन। आपकी पूरी लाइफ चेंज, पार्किंसंस के पेशेंट हो गए, स्ट्रोक के हो गए, तो ये हम रिहैब करते हैं, एक रिहैब होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कहा यह जाता है कि बैक प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाए, यानी बैक प्रॉब्लम का मतलब है वर्टिब्रल प्रॉब्लम या मोहरों का मसला, लंबर स्पाइन में हो जाए, सर्वाइकल हो जाए, इसमें कहते हैं कि फिजियोथेरेपी के अलावा कोई और इलाज मुमकिन ही नहीं होता। क्या इसके हवाले से बताएंगे? बिकॉज आप जानते होंगे कि न्यूरो जो है, इट्स सेल्फ न्यूरो फील्ड जो न्यूरोलॉजी है, उसने कितनी ऐसी चीज़ें वो कुदरत ने अभी तक हमें नहीं हम उससे डिस्कवर नहीं कर पाए। मेडिकल साइंस न्यूरो के आगे बेबस हो जाती है ना, ये तो हमारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं। इसी तरह से अब ये न्यूरोलॉजिकल इशूज़ जो हो जाते हैं ना, एक तो वो प्रोलॉन्ग चलते हैं और उन पर मेडिकेशन असर नहीं करती, तो फिर हमें सुपरफिशियली या उसकी हमें फिर फिजियो से रिहैब, मैंने आपको कहा जैसे स्ट्रोक हो गया, पार्किंसन, न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं आ रहा, अब उसमें मेडिकेशन क्या रोल प्ले करेगी? एक ब्रेन से सिग्नल ही नहीं आ रहा, एक केमिकल ही नहीं आ रहा, तो उसमें क्या रोल? अब CP चाइल्ड है, सेरेब्रल पैल्सी हुई हुई है, वो एरिया डैमेज है,
अब ब्रेन से डैमेज है, हम उसको क्या कर सकते हैं? तो जस्ट हम उसको फिर पैटर्न बताएंगे कि बच्चे को खाना आपने कहाँ है, हाथ मुंह कहाँ लेके जाना है, क्या चीज़ है, तो ये सारी ये चीज़ सारे बच्चे सीख जाते हैं फिर? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों पे। हाँ, अच्छा, special आजकल अब times जैसे पे। मैंने आपसे बैक प्रॉब्लम की बात की, आजकल कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं जिसमें वो जिस्म को दिखाते हैं जी, यूं करके मरोड़ दिया, उससे टक से आवाज़ आई है वो बेहतर हो गया, यूं कर लिया, फिर गर्दन खींच ली, गर्दन को मोड़, मतलब एक कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। जो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बच्चे अगर ये वीडियो देखते हैं तो कभी भी इसको ट्राई ना करें, बाकायदा गर्दन को पकड़ के मोड़ते हैं और टक से आवाज़ आती है और इसी तरह मुख्तलिफ मतलब वो करते हैं। क्या ये दुरुस्त है ऐसे हमारी करना? फील्ड में से एसएमआर कहते हैं, ये प्रॉपर प्रैक्टिस। क्या कहते हैं ऐसे? एसएमआर, उसे प्रॉपर प्रैक्टिस के थ्रू आता है। मतलब अगर जैसे आपको जर्क आया और आपकी वर्टिब्रेज या आपका एक हैबिचुअल है, अब आप बैठे हुए 8-9 घंटे 10 घंटे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सही है, या मोबाइल यूज़ करके, आजकल बहुत ऑनलाइन बिजनेसेस सबके चल रहे हैं, तो आप मोबाइल यूज, तो अब वो एक अलाइनमेंट्स जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। तो वो हम उसको क्योंकि हम एक प्रैक्टिस डॉक्टर है, हम 5 साल पढ़ के आते हैं ये सारी चीज़ें, 1 साल की हाउस जॉब होती है, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। इंटरनेशनली इसकी बहुत वर्थ है, तो हम इसकी फिर तो अब वो क्या होती है, इंटरनेशनली वर्थ है, हमारे यहाँ इतनी वर्थ नहीं है इसकी। नहीं, वो आप बोले कि यहाँ पे 4 दिन की, सॉरी टू से हमें 4 दिन की डॉक्टर ने फिजियो लिखी है। 4 दिन में तो आपका स्पैज़म, सॉरी मतलब आपका सिर्फ जो स्वेलिंग है वो दूर होता है, वो नहीं सही होगा, वो नहीं, आपको पेन क्योर नहीं हो सकता 4 दिन में, आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम बोलेंगे नहीं आपको 2 वीक्स 3 वीक, नहीं, डॉक्टर ने हमें 4 दिन लिखी है, 4 दिन लिखी है, बस 4 दिन ही। 4 दिन में आप कुछ मैजिक डॉक्टर ने 24 घंटे के हिसाब से 4 दिन लिखी होगी ना। हम उसे बोले 4 दिन का मतलब है 96 घंटे, तो अब आप उसी को 2 घंटे के हिसाब से। हमारी फील्ड में काउंसलिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि पेशेंट को काउंसिल करना है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, काउंसलिंग भी हाँ, अच्छा, आपने जो पूछा क्रियोथेरेपी के बारे में, तो वो बेसिकली मेल प्रैक्टिस है एक तरह की, ठीक है। हाँ, उससे क्योर हो जाएगा, लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लेकिन आप लोग भी करते हैं, आपको आती है? नहीं, वो एसएमआर पर्टिकुलर होता है, वो जिस तरह पूरी जिस्म को तोड़ मोड़ कर रहे होते हैं, हम लोग वैसा नहीं करते। बेसिकली नेक का होता है, एल्बो फ्रैक्चर के बाद या फ्रैक्चर के वक्त, अगर बहुत लाइन फ्रैक्चर है और थोड़ा सा या सुपरफिशियल है, डीप टिश्यू मसल इंजरी हुई है, कुछ इस तरह का हुआ है, तो हम उस वक्त उसको अपनी मतलब फोर्स से और प्रैक्टिस पेशेंट को देख के, ये नहीं कि हम हर पेशेंट पे हर चीज़ अप्लाई करेंगे, जो हमने पढ़ा है पेशेंट को देख के, पेशेंट को देख के उसके अकॉर्डिंग, हर पेशेंट की अपनी डिफरेंट नौयत होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये भी बता दीजिएगा कि एक फालिज का मरीज जो अगर उसकी जो है ना वो एक साइड की पैरालिसिस हो गई, कितने अरसे में तकरीबन बेहतर हो जाता है? ये पेशेंट पे डिपेंड करता है, तो कि वो ऐसा तो नहीं किसी मतलब उसको कौन सा टाइप का स्ट्रोक हुआ है ना, 2 टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं, हेमरेजिक होता है और एक इंफार्क्टिव होता है। अब देखना पड़ेगा कि उसकी नर्व डैमेज है या उसको ब्लड रप्चर हुई है ना, तो देखना पड़ता है सारी चीजें। हेमरेज वाले ज़्यादा जल्दी वापस हेमरेज वाले ज़्यादा जल्दी आते हैं एज कम्पेयर टू। तो अब ये होता है मसला कि पेशेंट जो है ना वो फिजियो ज़्यादा नहीं करवा रहे होते, और इसमें फिजियो का ही रोल होता है। कितनी देर करानी होती है इसमें फिजियो? इसमें आपको इनिशियली 1 मंथ डेली करानी है। 1 मंथ डेली, 1 आवर 2 आवर कितनी? ये देखिए, ये थोड़ा सा मिथ है, जब पेशेंट को हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो 30 मिनट से ज़्यादा हम उसको मैनुअल एक्सरसाइज नहीं कराते। उसको फटीग का मैकेनिज्म दुखने लगेगा, जो कि उसके लिए गलत है। एक होता है स्ट्रेचिंग का पेन, जो कि हमारे लिए अच्छा होता है। एक होता है फटीग का पेन, जो दुखन, वो जो दुखन है ना, वो हमें पेशेंट को नहीं देनी है। अगर हमने दी उसको, तो वो नेक्स्ट डे हमारे पास नहीं आएगा या हमें दोबारा नहीं बुलाएगा। तो इसलिए सारी चीज़ें पेशेंट के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, शॉर्ट टर्म फिर लॉन्ग टर्म। वैसे स्ट्रोक के पेशेंट को 1 to 3 मंथ्स जो है वो रेगुलर रिहैब की नीड होती है। बेहतरी आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है, बिल्कुल आती है। मैंने तो जो है वो टोटल मतलब पार्शियल पैरालिसिस के साथ टोटल पैरालिसिस जो है, हेमीपैल्जिक हो गया या टेट्रापैल्जिक, मैंने उनको भी क्योर किया, सबको ट्रीट किया। अच्छा, ठीक है, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी नाज़रीन। एक छोटा सा वक्फा, अजान ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान अल करीम और सिलसिला है रोज़ा और सेहत का। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौरीन रिजवी, जिनसे हम बात कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन की, कि किस तरीके से इंसान अपने आप को दोबारा से तंदुरुस्त कर सकता है। इसके अलावा हमारे साथ सैयदा कौसर अली मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं कारी फैसल चिश्ती, इन्हें भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं कारी साहब? आपको खुशामदीद कहते हैं जी। तो नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ऐसे पेशेंट जिनको फालिज हो जाता है, सीवी हो जाता है, उसके बाद उनकी रिहैब कराई जाती है, फिजियो कराई जाती है। इसके अलावा बैक प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें भी फिजियो कराई जाती है। तो डॉक्टर नौरीन, मुझे बताइएगा कि अगर
कोई शख्स खुद से अपनी आराम तलबी में बिस्तर पे ज़्यादा लेटना शुरू हो जाए और लेट के बाद टीवी देखते रहे, खाना खाया, फिर क्या उसका जिस्म भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा? क्या बॉडी के जो मसल्स हैं स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे? क्या जो जॉइंट्स हैं वो जैम होना शुरू हो जाएंगे? स्टिफनेस से ज़्यादा वो वेट गेन कर लेगा। वेट गेन कर लेगा। हाँ, अगर उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वो वेट गेन कर लेगा, और इंटीमेटली जब वेट गेन होता है तो जॉइंट्स पेन और मसल एक्ट तो हमें होता ही होता है, हो जाता है। हाँ, तो इस वजह से फिर उसको ज़ाहिर से तो मसले बहुत होंगे। अच्छा, हाँ, तो इसलिए बेहतर ये है कि इस आदमी को मोबिलाइज रहना अपने चाहिए, आप को मूवमेंट में रखना चाहिए। जब कोई पेशेंट आप काफ़ी दिनों का बीमार पेशेंट होता है जो बेड रिडन हो और उठता है, मैंने ये देखा है कि वो पेशेंट बैठने से भी उसकी सांस फूलने लगती है, इतनी टॉलरेंस कम हो जाती है। कैसे बढ़ाती है टॉलरेंस को कि वो आहिस्ता आहिस्ता चलने फिरने के काबिल हो, नॉर्मल? असल में जो मसल एंड्योरेंस और पावर होती है उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती है। मैंने कहा ना, कोई पूरा फिजियोथेरेपी जो है बहुत वास्ट ग्रुप वास्ट फील्ड है, इसकी बहुत सारी ट्रीज की बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं। तो अब एक पेशेंट है जो कि बेड रिटन है अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स और 2 मंथ, तो जब वो उठ के बैठेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो है वो सांस भी फूलेगी, उसको मसला भी होगा, क्योंकि कदम बढ़ाने में एनर्जी चाहिए, उसकी वो एनर्जी नहीं है जो लोग मूवमेंट करते हैं। बॉडी का पूरा मैकेनिज्म होता है ना, क्रैब साइकिल एंड ऑल दैट, तो अब वो उसकी बॉडी में उस तरह से एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, ना ही उस तरह बिल्ड हो रही है। तो जब बिल्ड ही नहीं हो रही और हम उसको उठा के चलाना और बिठाना शुरू करेंगे तो उसको फिर तकलीफ तो जाहिर सी बात, ना सिर्फ सांस फूलेगी बल्कि जब इनिशियल हम उसको बिठा के 2 स्टेप्स उठवाएंगे तो उसको पेन भी हो सकता है, टांगों में, कमर में, क्योंकि आदत बिल्कुल छूटी हुई थी ना, बिल्कुल आदत और स्टैमिना खत्म हो गया था। हाँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टैमिना रीबिल्ड होगा। चलिए इस पे आपसे मजीद अभी बात करेंगे और हार्ट पेशेंट्स की रिहैब के बारे में भी जानेंगे। कार्डियो एक्सरसाइजेज बड़ी अहम है। लोग सर्जरी करा लेते हैं, बाईपास करा लेते हैं, एंजियोप्लास्टी करा लेते हैं, रिहैब नहीं कराते, हालांकि उनको नहीं पता कि जितनी इंपॉर्टेंट सर्जरी है, जितनी इंपॉर्टेंट एंजियोप्लास्टी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट रिहैब भी है। अगर रिहैब कराएंगे तो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सैयदा कौसर हमारे साथ मौजूद है। सैयदा कौसर, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा हज़रत रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार इरशाद फरमा दें। कशफ़ा दुजा बिजमालिही हसना जमीउ क़िसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सैयदा कौसर, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। जी डॉक्टर नौरीन, अब मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह मैंने कार्डियक पेशेंट्स की बात की, तो क्या ख्याल रखना पड़ता है? ये भी तो डर होता होगा ना कि कार्डियक पेशेंट है, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए।
नहीं, एकदम से रिकरेंट तो नहीं होता, मतलब दोबारा अगर हो चुका हो तो दोबारा से नहीं होता। बस उसका हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मॉनिटर करना पड़ता है, बीपी बिफोर फिजियो, आफ्टर फिजियो, ड्यूरिंग फिजियो। साइकिल वगैरह भी साइकिलिंग होती है, साइकिलिंग भी ट्रेडमिल होती है, प्रॉपर स्पीड के साथ एक प्रॉपर बिल्कुल हम उसको अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में करवाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप जाके 10 मिनट की साइकिलिंग या ट्रेडमिल कर लें फिर हम आ रहे हैं। पूरा उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। पेशेंट को अगर उसका बाईपास हुआ है या एंजियोप्लास्टी या ग्राफी हुई है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। और अच्छा। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक दफ़ा अगर आपको बाईपास हो जाए, अल्लाह ना करे दोबारा तकलीफ हो, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास ना, स्टंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और कभी कभी स्टंट भी नहीं पेशेंट्स को हम डाल सकते हैं, तो फिर हम पेशेंट की जो है वो नौयत चेक करते हैं। और बहुत रिहैब, कार्डियो रिहैब बहुत ज़रूरी होती है आफ्टर सर्जरी बाईपास, बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ऐसे लोग जिनको फिर डर होता है कि कार्डियक बीमारी ना हो जाए, वो अपनी अगर ओवरवेट हैं और चाहते हैं कि जी मैं फिट होना चाहता हूँ और ये चाहूँ कि जी मैं ज़्यादा चाको चौबंद हो जाऊँ, तो क्या वो फिजियो करा सकते हैं? वो प्रॉपर अपनी जिमिंग वगैरह न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा सकते हैं। फिजियो बेसिकली रीहैब है, अगर आपको कोई बीमारी है तो हो सकती है, लेकिन आप कार्डियो वैसे नहीं। लेकिन अगर मोटापा भी तो बहुत बड़ी बीमारी है। मोटापा, लेकिन वो फिर आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे ना, हो सकता है आपको हार्मोनल इश्यूज हो रहे हो, तो वो सारा बैलेंस चेक करा जाएगा कि आपकी बॉडी में कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, कोई चीज़ ज़ाती कमी तो नहीं है। अगर आपको थायराइड का इश्यू होगा तो भी तो आपका वेट गेन होगा ना, तो फिर तो वो मेडिकेशन के थ्रू ही क्योर होगा। अच्छा, ठीक, इस एक्सपेक्ट से मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, चलें डॉक्टर नौरीन आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक वक्फा। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए हमारे ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते चलेंगे हमारी ये नशरियात रमज़ान अल करीम, हम बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं और कराची के सरबराह हैं, बहुत ख़ास सियासी शख्सियत हैं। गुफ्तगू तो हम इनसे बाद में करेंगे, लेकिन खुशामदीद इन्हें ज़रूर कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूनुस बुनेरी साहब, खैरियत से हैं आप? फर्स्ट क्लास हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी जी, रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ठीक है, चलें ठीक है सर, आपसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी इससे पहले हेल्थ के हवाले से गुफ्तगू चल रही है तो वो कंटिन्यू करते हैं। आप आ गए थे तो हमने कहा चले। अच्छा, आप भी अच्छा। तो डॉक्टर नौरीन रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह मैंने आपसे पूछा था कि क्या मोटापा सिर्फ खाने की वजह से होता है, ज़्यादा खाने की वजह से, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो आप कह रही थी, अगर कोई मोटापे की वजह से अपनी फिजियोथेरेपी कराना चाहे, इसलिए कि लोग खुद से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जब 1 घंटा जाना होता है ना, होगा जाना होगा ट्रेडमिल और साइकिलिंग करनी होगी, तो शायद आदमी कुछ कर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? फिजियो बेसिकली रीहैब है। अगर आपके पास स्ट्रेन, स्प्रेन, कोई इंजरी है तो आप लेकिन हम अगर पेशेंट इस तरह से आता है तो हम उसको प्रॉपर काउंसिल करते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मोटापा आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो। जैसे कि मुझे जो है थायराइड इशू है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत, और फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होती हैं, कुछ उनकी पर्टिकुलर डिजीज होती है, वो सारी PCOD तो नहीं है, आपको कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है, तो फिर हम आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास पहले भेजेंगे। प्रॉपर आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगी, पूरी आपकी ब्लड, जितना भी आपका सारा क्लिनिकल होगा वो सारा कुछ होगा। उसके बाद फिर आपको बताएंगे आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है या आपको सिर्फ जिम जाके एक्सरसाइज करनी है, किस वजह से आपका मोटापा है, वो हम पहले प्रॉपर डायग्नोस करेंगे। पहले वो डायग्नोस करते हैं, उसके बाद पेशेंट को काउंसिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा जॉइंट पेन जो होता है, आर्थराइटिस के मरीज, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उनके लिए भी फिजियोथेरेपी कराई जाती है? उनके लिए फिजियोथेरेपी है। जॉइंट्स पेन हो गया, उसके लिए पूरी रिहैब होती है, उठना बैठना बताते हैं उनको, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, फिजियो करवाते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान उनको बना के देते हैं। उनको बताते हैं कि आपने क्या चीज़ें रात को अवॉइड करनी है, चावल, आलू, जिससे आपके अगर अल्लाह ना करे स्वेलिंग, कुछ लोगों को होता है मसला, वो बादी चीज़ें नहीं खा सकते, तो फिर उनको पूरा हम काउंसिल करते। कोई दवा तो ऐसी नहीं ले रही जिसके से जॉइंट स्वेलिंग हो रही होती है, हमारी बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो हम वो सारा कुछ उनका प्रॉपर उनको चेक करके, उनकी क्लिनिकल असेसमेंट करके, डायग्नोसिस करके, ट्रीटमेंट प्लान बना के और फिर उनको हम गाइड करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौरीन रिजवी, आप तशरीफ़ लाएँ, बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है ये तमाम चीज़ें बताई। अब जाते जाते अपने आप क्लिनिक का एड्रेस भी बता दीजिएगा ताकि जो लोग देख रहे हैं
उनको ये आइडिया होगा अगर आपसे फिजियोथेरेपी करानी हो तो कहाँ पे कांटेक्ट करें? ये डॉक्टर नजमुल क्लिनिक है। डॉक्टर नजमुल क्लिनिक जी, है। कॉस्मेटिक फिजियोथेरेपी एंड डेंटल का ना, जी जी। ब्लॉक 14 में गुलिस्तान जौहर। ब्लॉक 14 गुलिस्तान जौहर में डॉक्टर नजमुल क्लिनिक है जी। जहाँ पे आपसे जो है ना वो यानी वहाँ पे आप फिजियोथेरेपी बाकायदा और ये तमाम चीज़ें सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा फैसल चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल ख़ास तौर पे कुछ कलाम ऐसे हैं जो फैसल के मुँह से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब फैसल उन कलाम को अदा करते हैं। उसमें से एक इश्क के रंग जो मेरा फेवरेट कलाम है, मैं अक्सर इनसे कहता हूँ। इसके अलावा कुछ और भी कलाम है जो मैं फरमाइश करता हूँ। आज आपसे फरमाइश करूँगा इश्क के रंग में रंग जाओ प्लीज़। सल्ले अला मुहम्मदिन। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ व सदाए शह अबरार में हर लहज़ा को हर बार वन वो सैयद आली नसबी हा वही उम्मी लक़बी हाशमियो मुत्तलबियो अरबियो क़रशियो मदनी और कहा हमसे गुनाहगार। वन वो सैयद आली नसबी हा वही उम्मी लक़बी हाशमियो मुत्तलबियो अरबियो क़रशियो मदनी और कहा हमसे गुनाहगार। आरज़ू ये है कि हो क़ल्ब मुअत्तर व मुतहहर व मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा दुर आला जो नज़र आए कहीं जलवाए रूए शह अबरार। और जिनके कदमों की चमक जिनके कदमों की चमक जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वो ही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वो ही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। ऐ रसूले मदनी ऐ रसूले मदनी एक नहीं लाखों के कुर्बान गए इश्क के घर कूचाओ बाजार में सर अपना हथेली पे लिए फिरते हैं करने को निसार। और ऐसा महबूब दिया ऐसा महबूब दिया ऐसा महबूब दिया हक ने तुम्हें सल्ले अला जिसका मुमासिल न मुकाबिल के लक़ब जिसको हरी सुन कर दिया इतना किया जिसने गुनाहगारों से प्यार। ऐसा महबूब दिया हक ने तुम्हें सल्ले अला जिसका मुमासिल न मुकाबिल के लक़ब जिसको हरी सुन कर दिया इतना किया जिसने गुनाहगारों से प्यार। और ऐ अदीब अब यूं ही अल्फाज के अंबार से हम खेलते रह जाए मगर हक सना गोई अदा फिर भी न कर पाए जज्बात जुबानों कलमों फिक्रो ख्याल। और उनकी मिदहत तो मलाइका का वजीफा